दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज आपके सामने बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार। पहला प्रश्न कहता है कि फ्रायड द्वारा ओडिपस इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का उल्लेख किया गया जो विकसित होती है। विकल्प दिए गए हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो जैसा दोस्तों जानते हैं कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ये दोनों दो शब्द आपके आए हैं। एक आया है ओडिपस और दूसरा आया है इलेक्ट्रा। ये दो ग्रंथियां हैं। इन दोनों ग्रंथियां जो इनका विकास जो है वो काम प्रवृत्ति के अंतर्गत फ्रायड महोदय ने बताया था, जिसमें ओडिपस भावना ग्रंथि जो होती है वो लड़कों का माता के प्रति प्रेम अर्थात मातृ प्रेम, और इलेक्ट्रा जो है वह लड़कियों का पितृ प्रेम भावना ग्रंथि के रूप में उल्लेख किया गया है। और यह स्थिति आपकी आती है कहाँ पर? यह शैशवावस्था में आती है। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प शैशवावस्था पहले प्रश्न का उत्तर होगा। फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि जिज्ञासा, काम भावना आदि मूल प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति अवधान के साथ कार्य करता है। यह अवधान के प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ दो शब्द जिज्ञासा और काम भावना जो किसके कारण? मूल प्रवृत्ति के कारण की बात किया है, और इसके साथ अवधान में कार्य करता है या अवधान के साथ कार्य करता है। यह अवधान के प्रकार का उदाहरण पूछ रहा है। और विकल्प जो दिया गया है बाध्यकारी, स्वतः स्फूर्त, आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ अगर आप अवधान के प्रकार की बात करते हैं तो जो अवधान का प्रकार है उसे रॉस महोदय ने विभाजन किया था, जिसमें उन्होंने एक कहा था अनैच्छिक अवधान की बात की थी और दूसरा ऐच्छिक अवधान की बात की थी। तो जो अनैच्छिक है वह क्या होती है? वह बिना इच्छा के अर्थात यह स्वतः अवधान केंद्रित करता है उद्दीपक के प्रति, और ऐच्छिक जो है वह जानबूझकर इस पर अवधान केंद्रित किया जाता है। रॉस महोदय ने पुनः अनैच्छिक को 2 खंडों में बांटा था और ऐच्छिक को भी 2 खंडों में बांटा था। तो जो अनैच्छिक है, अनैच्छिक में उन्होंने एक की बात की थी किसकी? बाध्यकारी की, और दूसरा कहा था स्वतः स्फूर्त, और इसमें एक कहा था आंतरिक अवधान और दूसरे को कहा था बाह्य अवधान। तो यहाँ जो रॉस महोदय ने बताया यह किसके कारण होती है? यह मूल प्रवृत्ति के कारण बाध्यकारी होती है। स्वतः स्फूर्ति वह भावना या भावों के कारण होती है। यहाँ किसी एक उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रखकर अवधान किया जाता है। यहाँ कई लक्ष्यों या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इस तरह मूल प्रवृत्ति की बात यहाँ प्रश्न में आई है। तो यहाँ क्या होगा विकल्प आपका? विकल्प आपका सही होगा बाध्यकारी, यानी पहला विकल्प। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि चिंतन की प्रक्रिया एक डैश प्रक्रिया है। विकल्प है संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, वातावरणीय। तो
चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें आपकी चिंतन की प्रक्रिया किसमें होगी? चिंतन की प्रक्रिया किस तरह की है? यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी इसका विकल्प भी पहला विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 में हम आते हैं। चौथा प्रश्न कहता है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही डैश है, स्मृति, स्मरण, कल्पना या कोई नहीं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जैसा प्रश्न कहता है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन, प्रश्न क्या कहता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में क्या करना है? चिंतन। तो अगर देखा जाए तो यह परिभाषा जो है वो किसकी है? यह मैकडूगल की परिभाषा है। यह परिभाषा मैकडूगल की है और किससे संबंधित है? कल्पना। तो कल्पना में हम करते क्या हैं? जो वस्तुएं हमारे समक्ष नहीं होती हैं, परोक्ष होती हैं, उनके संबंध में हम चिंतन करते हैं, तो वह क्या होगी? वह कल्पना। तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा, जो क्या है? कल्पना। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। 5वां प्रश्न बोलता है कि निम्न में गलत जोड़े को निकालिए। निम्न में गलत जोड़े को निकालिए। तो इसमें जोड़ा दिया गया है संतान कामना, वात्सल्य, रचनात्मकता, स्वामित्व, जिज्ञासा, आश्चर्य, निवृत्ति, घृणा। तो पहली चीज तो ये जानिए कि यह जो जोड़ा दिया गया है, इसमें जो जोड़ा पेयर दिया गया है, वह जोड़ा है किससे संबंधित? वह मूल प्रवृत्ति और उसका संवेग, अर्थात किस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग संबंधित है, यह इसका जोड़ा दिया गया है। तो इसमें जो विकल्प है संतान कामना, वात्सल्य, ये सही है। रचनात्मकता, स्वामित्व, ये गलत है, क्योंकि रचनात्मकता में कृत्य भाव की बात करता है, अर्थात क्रिएटिवनेस की बात करता है, और यहाँ स्वामित्व की बात किया है, ओनरशिप की बात किया है, इसलिए यह जोड़ा आपका गलत है और यही आपका विकल्प है। अगला 2 भी जो दिया है, जिज्ञासा, आश्चर्य, ये सही है। निवृत्ति, घृणा, ये भी सही है। तो इसमें प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा, जिसमें आपका विकल्प दिया गया है कौन सा? रचनात्मकता, और उसके साथ दे दिया गया है स्वामित्व। चूंकि ये स्वामित्व गलत है, रचनात्मकता के साथ क्या आता है? कृतिभाव, अर्थात क्रिएटिवनेस की बात करता है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न कहता है किनके अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने की अथवा पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो यहां इस प्रश्न में पहचान का बहुत सीधा सा एक शब्द आया है, सूझ। तो सूझ सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत कोहलर का, और इसी को क्या कहा गया है? गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत। इसी को गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत भी कहा गया है। तो यहीं से आपका विकल्प निकल के आएगा कि सूझ में यह किससे संबंधित है? यह गेस्टाल्ट वादी से संबंधित है। यहां एक चीज और आप जान लीजिए कि सूझ जो कहते हैं, इस पे प्रश्न इस तरह से भी घूम के बन सकता है, जैसे कि सूझ की प्रक्रिया क्या है, सूझ कैसे होती है। तो सूझ की प्रक्रिया को किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में क्या करते हैं? आए हुए परिवर्तन या घटनाओं के ऐसे क्रमबद्ध व तार्किक रूप में व्यवस्थित करने के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित की बात करते हैं, वह परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संरचनागत संबंध अर्थात संपूर्ण का प्रत्यक्षण करके उनके अंगों के मध्य संबंधों के आधार पर संबंधों को ज्ञात कर वह क्या करता है? एक सूझ उत्पन्न करता है, एक अंतर्दृष्टि की बात करता है, जिसे गेस्टाल्ट वादियों ने आहा की बात कही है। तो
तो यहां आपका विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प गेस्टाल्टवादी की बात करेगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपका कहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के संबंध में गलत कथन है। विकल्प दिया है व्यवहार को सीखने में सहायता करता है, आर प्रकार का अनुबंधन है, फिर वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की उपस्थिति पर बल और पुनर्बलक प्रेरणा देता है। तो यहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्रियाओं पर आधारित है, अर्थात व्यवहार को सीखने में सहायता करता है, ये विकल्प सही है। इसे आर प्रकार का अनुबंधन कहते हैं क्योंकि यह अनुक्रियाओं पर आधारित होता है, रिस्पॉन्स बेस होता है, और पुनर्बलक जो है वो प्रेरणा देता है, जो उसे बीच बीच में भोजन की प्राप्ति, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, वो उनके आधार पर वह पुनर्बलन मिलता है। तो और वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक, उद्दीपक यहाँ जब वह क्या करता है, कुछ क्रियाएं, स्वाभाविक क्रियाओं को संपादित करता है, उस दौरान उसे उद्दीपक मिलता है, न कि उद्दीपक की उपस्थिति में जो है वो सही अनुक्रिया का चयन करता है। तो यहां तीसरा विकल्प, इसमें जो तीसरा विकल्प है वह उत्तर आपका होगा। फिर प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि गैने द्वारा अधिगम को कितने प्रकार में विभाजित किया गया। तो गैने का जो सिद्धांत है, गैने का सिद्धांत अधिगम में वो क्या कहा जाता है, सोपानकी। और इन्होंने अपने कितने की बात किया, 8 सोपान की बात किया, और इसी 8 सोपान को अधिगम के 8 प्रकार के रूप में उल्लिखित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो इसमें विकल्प सही है वो पहला विकल्प सही है, जिसमें 8 प्रकार की बात की गई है। वो 8 प्रकार कौन से हैं उनकी बात करें तो सांकेतिक अधिगम की बात करता है, उद्दीपन, फिर अनुक्रिया की बात करेगा, उसके बाद सरल श्रृंखला, उस अनुक्रिया के आधार पर वह सरल श्रृंखला का निर्माण करेगा, फिर शाब्दिक साहचर्य पर आएगा, विभेदन, संप्रत्यय और सिद्धांत या नियम की बात करेगा, और अंत में समस्या समाधान। तो यह क्रम जो पहला आपको बताया सांकेतिक, वह सबसे निम्न स्तर का, और समस्या समाधान सबसे उच्चतम स्तर की ओर संकेत करता है। तो ये प्रश्न संख्या 8 गैने की सोपानकी की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त कुल कार्डों की संख्या। यहां कहता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे शॉर्ट में TAT कहते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात हम करते हैं। तो ये टेस्ट दिया किसने था TAT को? ये दिया था मॉर्गन एवं मुरे महोदय ने। TAT को दिया किसने था? मॉर्गन एवं मुरे महोदय ने दिया था, और इसमें उन्होंने कुल 31 कार्ड की बात की थी। इसमें मुरे एवं मॉर्गन ने TAT के अंतर्गत कितने कार्ड की बात किया था? 31 कार्ड की बात की थी। इन कार्डों का प्रयोग वह कैसे करते थे? तो वह इन कार्डों का जो विभाजन किया था, 11 कार्ड क्या करते थे? सभी के लिए। फिर 7 कार्ड लड़के और पुरुषों के लिए। 7 कार्ड किसके लिए करते थे? लड़के व पुरुषों के लिए। फिर 7 कार्ड लड़कियों व महिलाओं के लिए। 7 कार्ड लड़के पुरुषों के लिए और 7 कार्ड लड़कियों, और उसके लिए 1 कार्ड जो है वो बालक और बालिका अर्थात बॉयज और गर्ल्स के लिए करते थे। 1 कार्ड पुरुष के लिए, मेल के लिए, 1 कार्ड महिला के लिए, फीमेल के लिए करते थे। 1 कार्ड मेल और फीमेल के लिए करते थे, और
एक कार्ड बालक के लिए और एक कार्ड बालिका यानी गर्ल्स के लिए। तो इस तरह देखिए, तो 11, 7, 18, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरह इन 31 कार्डों का विभाजन उन्होंने इस प्रकार किया। कभी कभी प्रश्न इससे भी पूछ लेता है कि उनमें जो 31 कार्ड है वह किसी वर्ग को दे देगा कि लड़के और पुरुषों के लिए कुल कितने कार्ड का प्रयोग किया, लड़कियों या महिलाओं के लिए कितने कार्ड का, या आपको समूह मिलान के लिए भी दे सकता है कि इधर नाम और इधर कार्डों की भिन्न संख्या देके उस पर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहां आपका जो विकल्प सही होगा वह जिसमें 31 कार्ड लिखा हुआ है वह विकल्प अर्थात दूसरा विकल्प आपका सही है। फिर प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। सॉरी 10, प्रश्न संख्या 10, 9 तो हो गया। प्रश्न संख्या 10 की बात हम करते हैं। तो 10वां प्रश्न जो कहता है वो क्या है कि निम्न में से व्यक्ति की प्रकृति संकोचशील, लज्जालु के साथ साथ मिलना जुलना कम पसंद करता है। तो ये विकल्प जो दिया गया है वो दिया गया है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या कोई नहीं। तो यहाँ जो विकल्प, ये व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है, इसमें 3 विकल्प दिया गया है। एक एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी और तीसरा एक्टोमॉर्फी। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये जो विभाजन है ये किसके लिए है, यह व्यक्तित्व के खंड से है। और यह किया किसने है, यह विभाजन शरीर रचना सिद्धांत के अंतर्गत सेल्डन महोदय ने किया है। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी की जो बात करते हैं, एंडोमॉर्फी का मतलब है इन्होंने बात किया था किसकी, गोलाकृति की। इसे मेसोमॉर्फी को इन्होंने बताया था किसे, आयताकृति। और एक्टोमॉर्फी को कहा था गोलाकृति। तो यहां ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसका नाम लेने के बजाय वह सीधे इसी तरह एंडो, मेसो और एक्टो की बात कर देता है। तो यहां अब जो गोलाकृति की बात हम करते हैं तो इसमें इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो भोजन प्रिय होता है, आराम पसंद होता है, शौकीन होता है, परंपरावादी होता है और हंसमुख प्रकृति का। कौन, गोलाकृति या एंडोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी जो आयताकृति होता है वो रोमांच प्रिय होता है, प्रभुत्ववादी होता है, हृष्ट पुष्ट होता है और क्रोधित प्रकृति का व्यक्ति होता है। जबकि एक्टोमॉर्फी या जिसे गोलाकृति कहते हैं वो गुमसुम, एकांत प्रिय, एकाकी व संकोची स्वभाव का होता है। और आपका जो प्रश्न कहता है वह प्रश्न आपका सही विकल्प इसी से मिलता है, किससे, एक्टोमॉर्फी या गोलाकृति से। अब प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है अधिगम प्रक्रिया के चरण हैं। तो अधिगम प्रक्रिया के चरण में बात करते हैं तो प्रयोजन, लक्ष्य, परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये तीनों उसके चरण, प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आते हैं। प्रयोजन भी है, लक्ष्य भी है और परिवर्तन भी है। और एक खंड और आता है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, उसके 3 खंड आपके दिए हुए हैं, प्रयोजन, लक्ष्य और परिवर्तन। प्रयोजन कहें या इसी को किताबों में आपको मिलेगा आवश्यकता, और दूसरा लक्ष्य और परिवर्तन। ये 3 विकल्प दिए गए हैं और चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो वो चौथा विकल्प आपका सही होगा जिसमें लिखा है उपर्युक्त सभी, क्योंकि यह सभी उसके प्रक्रिया के सोपान हैं, अंग हैं। इसमें एक और आपका आता है जो यहाँ नहीं दिया गया, वो क्या है, समायोजन। तो इस तरह अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत
या चरण की बात करते हैं तो उसमें यह तीनों आते हैं, तो आपका विकल्प क्या होगा? चौथा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। 12वां प्रश्न कहता है निम्न में गलत कथन है। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम अपरिवर्तनशील है, अधिगम स्थानांतरणीय है और अधिगम प्रक्रिया है। तो यह उसकी विशेषताओं की बात पूछ रहा है। किसकी? अधिगम। यह जो प्रश्न है वह कथन किससे संबंधित है? यह कथन अधिगम की विशेषताओं से संबंधित है। जो अधिगम की विशेषता के विभिन्न खंड हैं, तो अधिगम जो है वो सार्वभौमिक होता है, यह कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया है, यह भी सही है। अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम अंतरण में हम लोग पढ़ते हैं। और अधिगम अपरिवर्तनशील है, ये कथन आपका क्या है? गलत है, और यही आपका विकल्प होगा। जो लिखा है क्या है? अपरिवर्तन की बात करता है, यही विकल्प आपका सही होगा, अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13वां प्रश्न आपका कहता है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, सोचने विचारने का अवसर दिया जाना चाहिए, खेल कूद की छूट नहीं देना चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, या पढ़ाई न करने पर खूब पीटना चाहिए। तो शैशवावस्था की यदि विशेषता की बात करें तो शैशवावस्था में आप लोगों ने प्रमुख विशेषता में पढ़ा होगा। पहली चीज तो उसका व्यवहार क्या होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। वह पहले अपने से बड़ों या अन्यों के द्वारा उनके कार्यों के रिपीटिशन की बात करता है, दोहराने की बात करता है। फिर वह दोहराना धीरे धीरे क्या होता है? वह अनुकरणात्मक हो जाता है, इमिटेशन की बात करता है। तो यहां अनुकरण द्वारा सीखने का जो अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, यही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। तो इस 13 में तीसरा विकल्प सही है, जिसमें आपका दिया गया है अनुकरण द्वारा सीखने को प्रोत्साहन या अवसर। तो बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करके वहां वो सीखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्न में असत्य कथन है। 14वां प्रश्न कहता है निम्न में असत्य कथन है। किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की लंबाई व भार अधिक हो जाता है। दूसरा विकल्प कहता है कि किशोर और किशोरियों के दूध के दांत निकलने लगते हैं, किशोरियों की वाणी में मधुरता आने लगती है, किशोरावस्था में जनन इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें दूसरा विकल्प जो है, जो कहता है, दूसरा विकल्प जो कहता है कि दूध के दांत निकलते हैं, तो यह विकल्प क्या है? यह विकल्प गलत है, और यही आपका क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। तो बाकी विकल्प क्यों सही हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की लंबाई और भार, ये कथन सही है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की लंबाई और भार अधिक हो जाता है। किशोरियों की वाणी में मधुरता आने लगती है, उनकी वाणी मधुर हो जाती है, और किशोरावस्था में जनन इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। अगर आप सिगमंड फ्रायड का जननेंद्रिय विकास अवस्था की बात करेंगे मनोविश्लेषण के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो विभिन्न अवस्थाओं की बात की, जो मौखिक अवस्था से लेकर और जननेंद्रिय अवस्था तक की बात की, तो जननेंद्रिय अवस्था को उन्होंने 12 वर्ष के बाद की अवस्था को बताया, जहाँ जननेंद्रिय विकास पूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प जो है वो क्या होगा? सही। बाकी तीनों विकल्प आपके इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं। वैसे चूंकि प्रश्न पूछा है कथन असत्य की बात, तो यह कथन आपका असत्य है, इसलिए यह सही विकल्प होगा। फिर प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। अब ये 15वां प्रश्न प्रश्न संख्या 14 का क्रॉस चेक है। जैसे वहाँ
कथन गलत था कि किशोर किशोरियों के दूध के दांत निकलते हैं। और अगला प्रश्न यही पूछता है कि शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं। उसी अस्थायी दांत को ही दूध का दांत कहते हैं। तो शिशु का जो अस्थायी दांत है, इसी को क्या कहते हैं? दूध का दांत। तो यह कब निकलता है? यह आपका जो विकल्प दिया है तीसरे चौथे महीने में, दूसरा है 7वें 8वें महीने में, और तीसरा दूसरे वर्ष में, और चौथा है जन्म के समय ही। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वह क्या है? 7वें 8वें महीने में। सामान्यतः 7वें 8वें महीने में बच्चे का दांत जो पहले प्रारंभिक अवस्था में निकलता है उसी को दूध का दांत या अस्थायी दांत, जो गिरकर फिर पुनः अस्थायी दांत आपके आते हैं। प्रश्न संख्या 16 में प्रश्न संख्या 16 कहता है निम्नलिखित में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास के स्वरूप से संबंधित नहीं है। सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। समूह के प्रति अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना का विकास, मैत्री भाव का विकास, ये तीनों विशेषताएं उसके सामाजिक विकास के क्रम में चलती हैं। जबकि चौथा विकल्प जो है एकांत में रहने की प्रवृत्ति, अर्थात एकाकी नहीं होता। तो यहां चौथा विकल्प आपका सही होगा। कौन सा? एकांत में रहने की प्रवृत्ति। यह सामाजिक प्रवृत्ति या सामाजिक विकास के क्रम में संबंधित नहीं है, और यही आपका सही उत्तर यानी सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 17 कहता है मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? प्रश्न संख्या 17 कहता है मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? तो मैकडूगल ने 14 संवेग की बात की है। और यह संवेग कहां से उन्होंने किससे संबंधित किया है? मूल प्रवृत्तियों से। और मूल प्रवृत्ति की संख्या उन्होंने कितनी बताई थी? 14। और उसी 14 मूल प्रवृत्ति से उन्होंने 14 संवेग की बात की। तो यहां आपका प्रश्न संख्या 17 में तीसरा विकल्प 14 वो सही होगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं। तो अभी पहले चर्चा कर दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक कौन हैं? उनके जनक कोहलर। अधिगम से संबंधित है, तो इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि जब एक कौशल का दूसरे विषय या कौशल में क्या होता है? बाधक होता है। तो जब वो बाधा उत्पन्न करेगा, ये अधिगम अंतरण से संबंधित है। जब वो बाधा उत्पन्न करेगा तो क्या प्रदर्शित करेगा? नकारात्मकता को प्रदर्शित करेगा। अर्थात यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा वह नकारात्मक स्थानांतरण यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 20 की बात करें। 20वां प्रश्न कहते हैं कि सामाजिक प्रेरक है भूख, प्यास, आत्मगौरव और प्रेम। तो यहां 20वें का सामाजिक प्रेरक जो है वह कौन है? वह आत्मगौरव है। ये आपका तीसरा विकल्प 20वें प्रश्न का सही है। फिर प्रश्न संख्या 21 पे बात करते हैं। अवधान के लिए संवेग है। प्रश्न संख्या 21 अवधान के लिए संवेग क्या है? तो यदि देखा जाए तो जो अवधान अटेंशन की बात हम करते हैं वह क्या है? अवधान के लिए संवेग किसका कार्य करेगा? आंतरिक प्रेरणा का कार्य करता है। तो यहां आपका विकल्प कौन सा सही होगा? यहां आपका दूसरा विकल्प आंतरिक प्रेरणा है, यह विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं।
22वां प्रश्न कहता है कि बालक खेल रहा है। 22वां प्रश्न कहता है कि बालक खेल रहा है, उसको नाम लेकर किसी ने पुकारा। इसमें वह किस संवेदना के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करेगा? चूंकि प्रश्न कह रहा है कि खेल रहा है, उसको किसी ने नाम लेके पुकारा, तो स्वाभाविक है कि वह उसके बुलाने की ध्वनि को सुनकर क्रिया और प्रतिक्रिया करेगा। तो यहां कौन सी संवेदना आएगी? यहां पर ध्वनि संवेदना आपका विकल्प सही होगा, यानी आपका उत्तर क्या होगा? ध्वनि संवेदना। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। सीखी हुई वस्तु। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल। तो अगर देखा जाए तो जो मेमोरी है, स्मृति है, उसके दो पक्ष धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। जो स्मृति है उसके दो पक्ष, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक की बात करते हैं। तो धनात्मक में क्या करते हैं हम, वो स्मरण के खंड में जाता है, और ऋणात्मक पक्ष किस में जाता है? विस्मरण में। और स्मृति के तत्व में 4 का बात किया गया था, जिसमें अधिगम, फिर धारण, पुनः स्मरण और पहचान। और ये बताया गया था कि इनमें से किसी एक की क्षति होने पर वह किस में चला जाएगा? वह विस्मरण में चला जाएगा। इसलिए इसमें आपका प्रश्न जो कहता है 23वां, तो उसका उत्तर क्या होगा? विस्मरण, अर्थात दूसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 कहता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ये कथन किसका है? यह कथन रॉस महोदय का है। तो आपका पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि नाटक, कहानी, उपन्यास या चित्र आदि में कैसी कल्पना पाई जाती है? इसका विकल्प जो दिया गया है, रसात्मक कल्पना, व्यवहारिक, कलात्मक या मंतरंगी। तो यह जो नाटक, कहानी की बात करेंगे, यह किस में जाएगा? यह कलात्मक कल्पना के अंतर्गत जाएगा। अर्थात इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है वह आपका उत्तर होगा और वही सही होगा। प्रश्न संख्या 27 पे 26वां प्रश्न संख्या 26 कहता है कि निम्नलिखित में सत्य कथन है। बुद्धि वंशानुक्रम से नहीं प्राप्त होती, यह गलत है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। अभी इस पर विचार करते हैं। अगले विकल्प पे बुद्धि घटती बढ़ती रहती है, तो बुद्धि घटती बढ़ती रहती है, यह भी कथन असत्य है। मूर्त बुद्धि को गैरेट ने स्थूल बुद्धि कहा, यह भी कथन गलत है, क्योंकि मूर्त को थॉर्नडाइक ने स्थूल बुद्धि उसके प्रकार में बताया था। तो यहां दूसरा विकल्प आपका सही होगा, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। यह दूसरा विकल्प क्या है? बुद्धि और ज्ञान में क्या होता है? अंतर। यह विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27। तो 27वां प्रश्न कहता है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो यहां व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, तो वह कब से शुरू हो जाता है? वह शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। तो दूसरा विकल्प आपका क्या होगा? इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 जो कहता है कि निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक मानसिक चिकित्सा करने के प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है? और आपका विकल्प है स्वप्न विश्लेषण विधि, रोशा विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तित्व विधि। तो यहां जो स्वप्न विश्लेषण प्रश्न संख्या 28 में स्वप्न विश्लेषण विधि जो होती है वह मनोचिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, और
यही आपका क्या होगा, यही आपका सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 29, कौन सी विधि में संख्याओं का उपयोग होता है? तो संख्या से संबंधित जो विधि होगी वह कौन सी होगी, वह विधि सांख्यिकी। इसमें आपका विकल्प कौन सा, इसमें तीसरा विकल्प सांख्यिकी जो विधि है उसमें संख्याओं का प्रयोग होता है विकल्प। और तीसरा प्रश्न, तीसवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो होता है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इसमें कोहलबर्ग ने, चॉम्स्की ने, पावलोव ने या जीन पियाजे ने। तो भाषा विकास का संबंध जो है वह किससे है? उस भाषा से संबंधित जो सिद्धांत दिया वह दिया किसने? चॉम्स्की ने। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास पर, पावलोव ने दिया है अधिगम पर, शास्त्रीय अनुबंधन की बात किया, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आपका सही विकल्प क्या है? चॉम्स्की। इस तरह आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।